बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इजलास। पन बिजली मंसूबों की आमदन से खैबर पख्तूनख्वा को अदायगी के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म की तमाम रुकावटें दूर करने और तरजीही बुनियादों पर अदायगियाँ यकीनी बनाने का हुक्म। सूबों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आबी ज़खायर और पन बिजली मंसूबों की तामीर तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज। आलमी कॉन्फ्रेंस COP28 का 30 नवंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में आगाज। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आला सतह इजलासों में कौमी मौक़िफ़ उजागर करेंगे। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए सलामती का मसला है। आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने के लिए मुतालिका इदारे भरपूर तैयारी करें। वजीर आजम की हिदायत। हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंग बंदी का मुआहिदा अमल दरामद मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से होगा। मुआहिदे के तहत 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को भी रिहाई मिलेगी। गजा में इंसानी इमदाद, अद्वियात और ईंधन के ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त होगी। इसराइल गजा पर कोई हमला नहीं करेगा। शहरियों को शिमाली और जनूबी गजा को मिलाने वाली बड़ी शाहराह पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन, अमरीका, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, बरतानिया और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों का समझौते का खैर मकदम। कतर के किरदार की तारीफ। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी, 100 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। वस्ती गजा में निस्फ शब हमले में 40 शहादतें हुई। मशरकी गजा के इलाके शुजाया में होने वाली बमबारी में 30 अफराद लुकमा अजल बन गए। शेख रिजवान, खान यूनस और नसीरात कैंप पर भी गोलाबारी। मगरबी किनारे में मिसाइल हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज का तोलकरम में साबित अस्पताल का मुहासरा। शोहदा की मजमूई तादाद 14,128 हो गई। 5,840 बच्चे और 3,920 खवातीन शामिल। 33,000 फलस्तीनी जख्मी, 2,000 से ज्यादा लापता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 58,000 की सतह उबूर कर गया। सरमायाकारों का माशी पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद। इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा, 58,198 पर बंद। रुपया भी तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। नैब की सिफारिश पर 29 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश। चेयरमैन PTI का नाम भी शामिल। 13 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी सिफारिश। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। हमें आज के साथ आने वाले कल की भी फिक्र करनी है। पुरानी सोच की बजाय नई सियासत को आगे बढ़ाना है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर 18वीं तरमीम पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अशराफिया के बजाय महरूम तबके की तरक्की पर वसाइल खर्च करेंगे। मसाइल का हल सिर्फ हमारे मंशूर में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। माशी खुद निसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविशें दरकार हैं।
عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین چیلنج ہے۔ انتخابات میں بھرپور کامیابی کے بعد عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ دیں گے۔ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی شمولیت اختیار کرنے والے رہنماؤں سے گفتگو۔ ہم احتساب کے لیے تیار ہیں، دوسری جماعتوں کے رہنما بھی خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ لوٹی گئی دولت واپس ہو جائے تو ملک کو قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عوام 8 فروری کے انتخابات میں ساتھ دیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، راجوری میں ایک اور نوجوان شہید کر دیا۔ قابض فوج کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں، متعدد نوجوان گرفتار۔ ماورائے عدالت قتل کے واقعات پر وادی میں خوف و ہراس۔ بھارتی حکومت ریاست منی پور میں حالات کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام۔ باغیوں اور فوج کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ، کوکی قبائل کا علیحدگی کا مطالبہ۔ معروف مصنفہ اروندھتی رائے کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار، واقعات کو نسل کشی کی نئی شکل قرار دے دیا۔ سیاحت اور ثقافت سے متعلق تمام معلومات ایک کلک پر۔ موبائل ایپ کا اجرا، ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال قابل ستائش۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا، تربیتی کیمپ کل سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ ٹریننگ کیمپ 28 نومبر تک جاری رہے گا۔ قومی ٹیم 29 نومبر کو لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں صوبوں میں وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے، تمام صوبوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم کو پن بجلی منصوبوں کی آمدن میں خیبر پختونخوا حکومت کو ادائیگیوں کے مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ نے وابڈا کو ہدایت کی کہ تمام رکاوٹوں کو جلد دور کرتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر ادائیگیاں یقینی بنائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرل منصوبوں کے تمام تر بقایا جات فوری ادا کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبائی حکومت اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے درمیان تمام تصفیہ طلب معاملات کو جلد حل کیا جائے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور چوری کی روک تھام کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک میں آبی ذخائر اور پن بجلی کے منصوبوں کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کی جائے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کی بہبود سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے صوبائی حکومت کے لیے مختص فنڈز کی فوری ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہداء ویلفیئر فنڈز کو فوری طور پر لواحقین تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کی بہبود کے لیے مختص رقم کی ادائیگی میں کسی قسم کا تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی کانفرنس کوپ 28 30 نومبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور قومی موقف کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم 1 اور 2 دسمبر کو ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں شریک ہوں گے۔ کانفرنس سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ عالمی کانفرنس میں پاکستان کا نقطہ نظر بھرپور انداز میں پیش کرنے کے لیے متعلقہ ادارے بھرپور تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہمارا شمار شدید متاثر ہونے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ گزشتہ برس سیلاب کی وجہ سے 1/3 آبادی متاثر ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنی ماحولیاتی سفارتکاری سے عالمی موسمیاتی مکالمے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ اور خبرنامے میں اب کچھ خبریں شامل کریں گے۔
فلسطین کے حوالے سے، جہاں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور تازہ خبر یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے ہوگا۔ قطر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس 4 روزہ جنگ بندی میں مزید توسیع کی جا سکے گی۔ سمجھوتے کے تحت غزہ میں یرغمال بنائے گئے 50 خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کے تحت اسرائیل کی جیلوں میں قید 150 خواتین اور بچوں کو بھی رہائی ملے گی۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سمجھوتے کے تحت انسانی امداد، ادویات اور ایندھن سے لدے ہوئے سینکڑوں ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی فلسطینی کو گرفتار کرے گا۔ اس کے علاوہ شہریوں کو صلاح الدین ہائی وے پر آمد و رفت کی اجازت ہوگی، جو شمالی اور جنوبی غزہ کو ملانے والی ایک بڑی شاہراہ ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے آج صبح جنگ بندی کے اس سمجھوتے کی منظوری دی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو 10 سے 12 افراد کے گروپ کی صورت میں ہر روز رہا کیا جائے گا۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ بھی اس جنگ بندی کا احترام کریں گے اور اس دوران اسرائیل پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس چین، روس، یورپی یونین، امریکہ، مصر، فرانس، سعودی عرب، قطر، ترکی، پاکستان، برطانیہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے اس سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین، غزہ پر گزشتہ رات اور آج صبح اسرائیل کی بمباری میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ میں نصف شب کے بعد گھروں پر بمباری کی، جس میں 40 افراد شہید ہو گئے، جبکہ متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مشرقی غزہ کے نواحی علاقے شجاعیہ میں آج صبح 10 گھروں پر بمباری کی گئی، جس میں 30 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے نواحی علاقے شیخ رضوان پر بھی کئی گھروں پر بمباری کی، جس سے 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں ایک فارم پر بمباری کی گئی، جبکہ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا، جہاں 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ انڈونیشی ہسپتال اور کمال عدوان ہسپتال کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ایک ایمبولینس پر بھی گولہ باری کی گئی۔ شمال مشرقی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی فضائی حملہ ہوا، جس سے متعدد افراد شہید ہو گئے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طول میں اسرائیلی فوج کے ڈرون سے داغے گئے میزائل سے 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے طول میں ثابت ہسپتال کا محاصرہ کر لیا اور ہسپتال کے داخلی راستے پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں، جیسے زخمیوں کے ہسپتال پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے 14,128 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 5,840 بچے اور 3,920 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 33,000 افراد زخمی ہیں۔ غزہ میں لاپتہ افراد کی تعداد 2,000 ہو گئی ہے، جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد 70 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ اس دوران اسرائیل نے 3,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کاروباری دنیا سے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ سٹاک مارکیٹ نے 58,000 کی نفسیاتی حد کو نہ صرف عبور کیا بلکہ اسے برقرار بھی رکھا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین اپنی اس رپورٹ میں۔ بازار حصص میں انڈیکس نے سابقہ تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 58,000 کی حد بھی عبور کر دی، جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قائم ہونے والا ریکارڈ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری دن کے آغاز سے ہی تیزی دیکھی گئی اور اختتام پر کاروباری حجم 1.25% پر پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بیرونی ممالک سے زر مبادلہ بھیجنے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی بتدریج اضافے کا باعث بنا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت کا معیشت کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے ترجیحی اقدامات اور سرمایہ کار دوست اقدامات وہ عوامل ہیں جس کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج دن بدن نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ 21% پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، اور اگر ہم صرف اکتوبر کے مہینے کی بات کریں تو پاکستان میں $2.5 ارب سے زیادہ کی ریمیٹنسز آئی ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں انویسٹرز نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ انویسٹرز کی تعداد بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور سٹاک مارکیٹ لگاتار تیزی کے ساتھ ایک ہسٹورک ہائی بنا چکی ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے دن بازار حصص میں 59 کروڑ 62 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 22 ارب 54 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ 232 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 135 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 17 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 66 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 285 روپے 13 پیسے پر آ گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت خرید 284 روپے 25 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 287 روپے 25 پیسے پر پہنچ گئی ہے۔
मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से काज़िम अचकज़ई की सरबराही में बलूचिस्तान ज़मींदार एक्शन कमेटी के 15 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और ज़रई शोबे को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी तवानाई और चीफ सेक्रेटरी को वफ़द से मिलकर मसाइल का मुनसिफाना हल निकालने और सूबे में ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के अमल को तेज़ करने की हिदायत की। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा है कि लोगों में समाजी फलाहो बहबूद के मंसूबों से मुतालिक आगाही इंतहाई अहम है। इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा बेस इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन और अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब और दुनिया फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां आमिर महमूद से मुलाकात में किया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि दुनिया फाउंडेशन और अखुवत फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से अडॉप्ट अ फैमिली प्रोग्राम का मंसूबा तैयार किया गया है। मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म का कहना था कि अडॉप्ट अ फैमिली प्रोग्राम में गुर्बत के खात्मे के लिए एक मौसर मुतबादिल हिकमत अमली होने की भरपूर इस्तदाद है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात व नशरियात को अडॉप्ट अ फैमिली प्रोग्राम जैसे मंसूबों के बारे में आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत की। नाज़रीन, शिमाली वज़ीरिस्तान में रिज़्मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। धमाके में पाक फौज के 2 जवान लांस नाइक एहसान बादशाह और लांस नाइक साजिद हुसैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक लांस नाइक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल और ताल्लुक करक से था, जबकि लांस नाइक साजिद हुसैन की उम्र 30 साल और ताल्लुक कुरम से था। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने शमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले दोनों जवानों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, मीडिया के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने, अवामी रवाबित के फ़रोग और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के रियासती मीडिया इदारों के दफातर कायम करने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर इत्तलात ने दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी और सकाफती वफूद के तबादलों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों मुल्कों की वज़ारत इत्तलात के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का मामला भी ज़ेर बहस आया। ये तय पाया कि इस सिलसिले में दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। ECL के बारे में विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में नैब ने तजवीज़ पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश की है। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी और वज़ीर मवासलात और रेलवेज़ शाहिद अशरफ तारड़ ने इजलास में शिरकत की, जिसमें ECL से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। ज़ेली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की। कमेटी ने 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने की सिफारिश भी की, जबकि अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई। इजलास में नज़रसानी के लिए पेश की गई अपीलों में से 3 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमने हर दौर में मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए जिद्दोजहद की है। आवाम ने मौका दिया तो मुल्क के मुआशी मसाइल हल करेंगे। चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से उनके खिताब की तफसीर शेयर कर रहे हैं रिजवान आरिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निकालने का हल हमारे मंशूर में है। उन्होंने कहा कि चित्राल मेरा घर है। सिंध की तरह चित्राल में भी सेहत के शोबे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो महंगाई हो, इन तीनों मसाइल का मुकाबला किया। अगर चित्राल के नौजवान को रोजगार के मौके मिले तो सबसे ज्यादा पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में मिला। अगर उसके बाद यहां के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम ने इक्तदार में आने का मौका दिया तो चित्राल समेत मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि अपने अवाम का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो दर्द है, वो दूर कर। अगर नीयत साफ है, इरादा है तो काम भी किया जा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
जहां बहुत सा पोटेंशियल है। अब काम हमने करना है और हम काम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पसमानदा इलाकों की खवातीन को शामिल किया जाएगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी लोअर चित्राल के तंजीमी ओहदेदारों ने मुलाकात की और इलाके की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने पार्टी सरबराह को अवामी मसाइल के बारे में भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कारकुन इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें और अवाम को पार्टी मंशूर के बारे में आगाह करें। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट मखदूम मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने पार्टी शमूलियत पर रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमारी जमात मुल्क की सबसे बड़ी नुमाइंदा पार्टी है। इंतखाबात में भरपूर कामयाबी के बाद अवाम को माशी तरक्की का तोहफा पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि माशी खुदनिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविशें दरकार हैं। आवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद और इंजीनियर अमीर मकाम से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। माशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद और अमीर मकाम ने मुस्लिम लीग नून के सदर से मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। राना फारूक सईद, असलम गिल और दूसरे रहनुमाओं ने अपने इलाकों की सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी ओहदेदारों से इंतखाबी उम्मीदवारों के हवाले से भी मुशावरत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन से पार्टी के डीजी खान डिवीजन के सदर रिफाकत गिलानी और साबिक MPA नज़ीर बलोच ने लाहौर में मुलाकात की और इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में जनूबी पंजाब के सियासी उमूर और अवामी राबता मुहिम पर भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने जनूबी पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी से मुतालिक मामलात पर भी बात की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हुए कहा है कि दूसरी जमातों के रहनुमा भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। पेशावर में तलबा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लूटी हुई दौलत वापस हो जाए तो मुल्क को कर्जों की जरूरत नहीं होगी। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां असातिज़ा की तकरीम और इज्जत हो। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हमारे माए, बेटी और बहनियां और बच्चियां अपने आप को महफूज पाएं और मेरे पाकिस्तान में तालीम मुफ्त होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हमारी जमात ने हमेशा आइन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। गुर्बत और महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। शाज़िया मरी का मजीद कहना था, हमें मिलकर पाकिस्तान से नफरत को मिटाना है और वतन अजीज को तरक्की और खुशहाली के शाहराह पर गामजन करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम लेकर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन के बाद यकीनन एक वर्किंग अलायंस होता है, पहले भी हुआ है, नजरियाती तफरीक के बावजूद हुआ है और हमारे लिए पाकिस्तान के मसाइल बहुत अहम हैं और पाकिस्तान के मसाइल का हल अगर हमें किसी के साथ मिल बैठकर भी तय करना है तो हम करेंगे। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद खान ने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मजबूत मईशत और सियासत में इस्तेहकाम लाजमी है। मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को मौशी बहरान से निकाला और मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया। इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुस्लिम लीग नून में सेनेटर वक़ार अहमद खान का खैर मकदम किया।
उधर मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान सिंध में मुश्तरका इंतखाबी लाहे अमल पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में बाहमी ताउन करेंगी। मुस्लिम लीग हाउस कराची में दोनों जमातों के रहनुमाओं निहाल हाशमी और सैयद अमीनुल हक ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने 15 बरस में सिंध को बर्बाद किया। हमारा इत्तेहाद सिंध की तरक्की के लिए है। दोनों जमातें वफाक और सूबे में हुकूमतें बनाएंगी। उन्होंने कहा कि नून लीग की आला क़यादत और खालिद मकबूल की मुलाकात में होने वाली बातों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। सैयद अमीनुल हक ने कहा कि सूबे में MQM और इत्तेहादियों का मुश्तरका वज़ीर आला होगा। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। निहाल हाशमी का कहना था कि नून लीग का कराची में भी वोट बैंक है। हमारा इत्तेहाद सिंध की तरक्की के लिए है। इस्लामाबाद में चीनी मीडिया के वफ़द से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ चीन के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की तालीम, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और IT के शोबे में मुश्तरका काविशों में वुसअत लाना होगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि दोनों मुल्कों के अदब, तारीख और सकाफत से मुतालिक किताबों और मतबूआ अमवाद का एक दूसरे की ज़ुबानों में तर्जुमा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI के अलावा फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं। PTI रहनुमाओं को कल ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह का हुक्मनामा जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन PTI को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्त में मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आइंदा तारीख देने से मुतालिक दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मुकदमे को खास न बनाएं, मामूल के मुताबिक कार्रवाई होने दें। अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की आइन शिकनी से मुतालिक मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार न होने पर बरकरार नहीं रह सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया वो दरखास्त गुजार ने मांगा ही नहीं था। खुसूसी अदालत की तहलील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत करते हुए 4 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात हैं। मुकदमे की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुर्रों के रूहानी पेशवा सैयद शाह मर्दान शाह राशिदी अलमारूफ पीर पगारा मरहूम सियासी मैदान में भी अपनी शख्सियत और मुनफरिद अंदाज की वजह से नुमाया मकाम रखते थे। उनके यौम पैदाइश पर देखिए शराज अली की रिपोर्ट। हुर जमात के रूहानी पेशवा और बुजुर्ग हस्ती पीर पगारा अलमारूफ शाह मर्दान शाह का पाकिस्तानी सियासत, मुल्क की खिदमत और मुश्किल हालात में कौम के लिए खंदा पेशानी से साबित कदम रहने की कई मिसालें मौजूद हैं। पीर पगारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के बानी और सरबराह रहे। 1970 से लेकर 2012 तक वो पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करते रहे। आप 22 नवंबर 1928 को रियासत खैरपुर की तहसील पीर जोगोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सिंध में हासिल की। उनके वालिद सूर्या बादशाह अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक के रूह रवां थे। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में आपके हुर मुरीदों ने पाक फौज के शाना बशाना जंग में हिस्सा लिया और मुल्की सरहदों की हिफाजत में कई हुरों ने जाम शहादत नोश किया। शाह मर्दान शाह पीर पगारा 83 बरस की उम्र में 10 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गए। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि पाकिस्तान के ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क सिस्टम को आलमी डिजिटल राहदारी बनाने का मंसूबा बना लिया है। इस पर अमल दरामद से पाकिस्तान को लाखों डॉलर का फायदा होगा। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल राहदारी के लिए तमाम वसाइल और मतलूबा सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। खुंजराब, कराची और गवादर तक मौजूद ऑप्टिकल फाइबर केबल से आलमी ट्रैफिक को सबमरीन केबल से मिलाया जा सकता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को हर सूरत वापस जाना होगा। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुताल्लिका बॉर्डर से उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है। कोयटा से वक़ार अहमद की रिपोर्ट।
जनवरी के आखिर तक 10 लाख गैर मुल्कियों को वापस भेजने की कोशिश है। बलूचिस्तान से अब तक 1,20,000 से ज्यादा गैर मुल्की अफगानिस्तान जा चुके हैं। तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हर सूरत में वापस जाना ही होगा। गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। जो लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि वो किसी हीले बहाने से बच जाएंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। किसी एक आदमी को जो गैर मुल्की है को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी गैर मुल्की को छोड़ना नहीं है। स्टॉप एंड सर्च पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी शख्स का आइडेंटिटी कार्ड चेक कर सकते हैं। गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम में तमाम हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं। तमाम इदारों और ख़ासकर पुलिस को हिदायत की गई है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अपनी तहवील में लेकर बॉर्डर के ज़रिए उनके मुतल्लिका ममालिक में भिजवाएं। कोयटा दारुल हुकूमत बलूचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद तकरीबन 10 लाख के लगभग हैं। जाली शनाख्ती कार्ड भी 2 लाख से कम नहीं। तारिकीन की वापसी के लिए सिंध और पंजाब से भी राब्ते में है। गैर कानूनियों को मुतल्लिका बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया है। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज 2,990 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक कुल 2,43,165 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपनी वतन वापसी हो चुकी है। उधर ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला जारी है। अगस्त 2023 से अब तक 4.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। हुकूमत ईरान ने मुल्क में दहशत गर्दी में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने पर उन्हें मुल्क बदर करने का फैसला किया। अफगान बाशिंदे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान में भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आते ही हज़ारों अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान से भागकर ईरान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हो गए थे। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला राजौरी में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने नौजवान को ज़िला के इलाके कालाकोट में मुहासे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फ़ौज के 2 अफसरों समेत 4 फ़ौजी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर के इलाके बमना में तलाशी के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत ने कश्मीरी मुलाजमीन के खिलाफ जारी मुहिम में आज मजीद 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन, अब्दुल सलाम राथर, अब्दुल मजीद भट्ट और फारूक अहमद मीर शामिल हैं। अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद बरतरफी के अमल को तेज किया गया। अब तक जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्तगी की बुनियाद पर काबिज हुकाम सैकड़ों मुलाजमीन को बरतरफ कर चुके हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन में मुनक्किदा एक इजलास में कश्मीरी तारिकीन वतन के रहनुमाओं ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने के मोदी हुकूमत के मंसूबे का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत पॉलिसी तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम नबी फाई ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा इलाके के अवाम को अपनी बका के खतरे का सामना है। नाज़रीन, मोदी सरकार रियासत मणिपुर में हालात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जिला कंग पोकी के इलाके में बागी गिरोह और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक फौजी एहलकार मारा गया। बागी तंजीम ने दावा किया है कि फौज ने लोगों पर बिलाइज्ताल हमला किया। इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर की रियासत में कोकी कबाइल की अक्सरियत हिंदुस्तान से अलहदगी का मुतालबा कर रही है। मणिपुर में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 249 गिरजाघरों और 4,786 घरों को जलाया गया है।
है। मणिपुर में फसादात के दौरान 300 से ज्यादा खवातीन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। फसादात में 200 से ज्यादा अफराद हलाक और 1100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर ने कहा है कि मोदी हुकूमत मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात को ख़त्म करने में संजीदा नहीं। भारत की मारूफ मुसन्निफ़ा अरुंधति राय ने मणिपुर में बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए वाक़यात को नस्लकुशी की एक शक्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि नाम नहाद जमहूरियत की दावेदार भारतीय रियासत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। इन हालात में भारत जल्द अफरा तफरी का शिकार होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं कि आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में हाजी कैंप के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हाजी कैंप की मुरम्मत का काम किया जा रहा है। मोबाइल ऐप की बदौलत आज़मीन हज को सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि तमाम हुज्जाज को 30 किलोग्राम का सूटकेस और मोबाइल सिम भी फराहम कर रहे हैं। इमाम काबा शेख साले बिन हमीद इस्लामाबाद पहुंच गए। निगरान वज़ीर दाखिला, वज़ीर तालीम और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद मालिकी ने इमाम काबा का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी और आला हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी से इमाम काबा साले बिन अब्दुल्ला अल हमीद की मुलाकात हुई, जिसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की तालीमात के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के साथ रिसर्च सेंटर बनाने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि 30,000 मदरसों को रजिस्टर्ड किया गया है, जहाँ दीनी और दुनियावी तालीम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में नफ़रत ख़त्म करके अमन पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के सियाहती और सकाफती वर्से के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मोबाइल ऐप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया गया है। तफसील शाहीन सफ्तर से। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सियाहती व सकाफती विरसे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बाकायदा मोबाइल ऐप का इजरा किया गया। इस सिलसिले में तकरीब हुई, जिसमें निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी विरसा जमाल शाह ने कहा कि पाकिस्तान की सकाफती विरसे को दुनिया भर में मुतारफ कराने में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तान में 6,000 बड़ी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, जिनको देखना, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कौमी तशख़्ख़ुस पाने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कल्चरली रिच हो, आपको पता हो कि आप कल्चरली क्या है। शुरुका का कहना था कि मुल्की सकाफती विरसे को दुनिया भर में मुतारिफ कराने के लिए मोबाइल ऐप कारआमद साबित होगी। इस ऐप के जरिए कम से कम हमारे स्कॉलर, हमारे स्टूडेंट, हमारे हिस्टोरियन, हमारे जितनी भी रिसर्चर्स होंगे, उनको ये एक आसानी होगी कि वो डॉक्यूमेंटेड साइट्स हैं, इन तक एक्सेस जो है वो आसानी से वो कर सकेंगे। टूरिस्ट के लिए जो है ना बड़ा अच्छा एक है, उनके लिए मैसेज भी है और उसको नॉलेज भी है, आप उससे डिफरेंट आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के इजरा से न सिर्फ मुल्की बल्कि दुनिया भर के सियाहों को पाकिस्तान के सकाफती विरसे और सियाहती मुकामात के बारे में मालूमात आसानी से मुयस्सर होंगी। इस ऐप के इजरा से पाकिस्तान में मौजूद आसार कदीमा के हवाले से मालूमात हासिल करने में आसानी होगी। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में पाकिस्तान रेलवे की राब्ता एप्लीकेशन को फाल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ ने ऐप का इजरा किया। राब्ता एप्लीकेशन से मुसाफिर घर बैठे टिकट, होटल और खाने की बुकिंग करा सकेंगे। इब्तदाई मरहले में इस सहूलत से 3 ट्रेनों के मुसाफिर मुस्तफीद होंगे, जिसे बाद तमाम पैसेंजर ट्रेनों तक बढ़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान में हॉलैंड की सफ़ीर ने निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज से मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हॉलैंड के सरमायाकार IT, ज़राअत और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी करें। निगरान वज़ीर ने गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए खुसूसी सरमायाकार सहूलत काउंसिल की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने हॉलैंड के साथ ज़रई बरामदात में इजाफे समेत कराची पोर्ट, सी पैक मनसूबों और विंड पावर सेक्टर में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ, जिसकी तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स पर अपना मुकदमा कैसे पेश करे। COP28 से पहले जायजा सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ।
वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर रहा, मगर कभी इस मामले को तरजीहात में नहीं रखा गया। अब फौरी इक़दामात की जरूरत है। Nobody picks climate change. It's not in our national discourse. It is not at the level of priority that it deserves. And yet this is the one subject that is an existential threat for us. And it is a subject that deserves our collective attention, not only within the country but beyond our borders. CEO NDMRF बिलाल अनवर का कहना था कि हमने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्या इक़दामात किए हैं। आज वाला जो इवेंट हमने किया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलके, ये बेसिकली यहाँ पे जो लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि पाकिस्तान को वहाँ पे क्या पोजीशन लेनी चाहिए, हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए, हमें किन मुल्कों के साथ मिलके अपनी पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसके ऊपर ये एक डिस्कशन करवाना और करना, ये इसका मकसद था। इस मौके पर NDRMF ने मौसमियाती तब्दीली के COP28 से मुतालिक मालूमात की रसाई के लिए वेबसाइट और न्यूज़ लेटर का इजरा भी किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रात पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लाहौर क्लाइमेट चेंज डेस्क से हुमा सदफ ने इस सिलसिले में ज़रूरी शोबे को दरपेश मसाइल का जायजा लिया है। आइए दिखाते हैं आपको। हजरत इंसान ने अपनी जिंदगी में सहूलत अपनाई तो उनके मनफी असरात का भी सामना करना पड़ा। गाड़ियों में सफर, एयर कंडीशन की यखबस्ता हवाएं और सनती तरक्की सब ठीक है, मगर जहरीली गैसों के अखराज ने माहौलियाती आलूदगी को जन्म दिया और मौसमियाती तब्दीलियों की सूरत में दुनिया को एक और चैलेंज का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों का ये आलम है कि कहीं बर वक्त बारिश नहीं तो कहीं अब्र रहमत सैलाब की सूरत में जहमत बन रहा है। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव, बारिशों की कमी से खुश्क साली, मौसमियाती फसलों का ना होना और फसलों की पैदावार में कमी वो मसाइल हैं जिनकी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं। गर्मी का दौरानिया वधन की वजह तो जी सर्दी वाली फसल है वो जल्दी बजाई नहीं होती, जब बजाई करिए तो उनकी जर्मिनेशन नहीं होती। गंदम पे भी मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। अगर जल्द काश्त करें तो वो गर्मी की ज़द में आ जाती है, अगर लेट काश्त करें तो उसका वो दौरानिया मुकम्मल नहीं हो पाता, इसलिए उसकी पैदावार शदीद मुतासर हो जाती है। मौसमियाती तब्दीली से न सिर्फ फसलों और लाइफ स्टॉक का बुनियादी ढांचा मुतासिर होता है बल्कि इससे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का इम्कान भी बढ़ता है। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रूरी शोबे पर असरात की वजह से आज दुनिया भर के माहिरीन आलमी सतह पर ऐसे असूल व ज़वाबित मुतय्यन करने पर गौर कर रहे हैं जिससे माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है तो फसलों पर मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का बर वक्त हल निकालना होगा। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली से मुराद दर्जा हरारत और मौसम में तवील मुद्दती तब्दीली है। फॉसिल फ्यूल जलाने से आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे अनवरुल्लाह खान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तवानाई की पैदावार के लिए फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। जलने की इस अमल से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस फिजा में शामिल होकर मौसमियाती तब्दीली का बायस बन रही है। फॉसिल फ्यूल्स लाखों साल पुराने मरने वाले पौधों और जानवरों के बकायात से बनते हैं, जिनमें कोयला, तेल और कुदरती गैस शामिल है। ईंधन के ये ज़राए बिजली पैदा करने, खाना पकाने, गाड़ियाँ चलाने, सनती और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल होते हैं। सैलाब, बारिश का वक्त पर ना होना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होना, तूफ़ान, स्मोग, खुश्क साली और दीगर कुदरती आफात इन्हीं की मरहून मिन्नत है। हमारा 1% से भी कम शेयर है ग्रीन हाउस गैसेस में, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी में भी इजाफा हो रहा है, सनतें भी बढ़ रही हैं और गाड़ियाँ भी रोड पे ज़्यादा हो रही हैं, तो इसमें इजाफा होगा। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये प्लेज किया हुआ है कि हम 2030 तक अपनी जो एनर्जी है उसको हम रिन्यूएबल पे लेके जाएंगे। हुकूमत ने काफ़ी सारे इंसेंटिव दिए हैं, सोलर पैनल की भी ऊपर दिए हैं और एनर्जी की पॉलिसी भी लेके आए हैं, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी लेके आए हैं, तो पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी सारी हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन और फंडिंग और चौथी चीज़ मैन पावर, ये अगर हम सब कर सकेंगे तो हम इसको एड्रेस कर लेंगे। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका आलमी अखराज में हिस्सा है तो सबसे कम, ताहम अब हवा की सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार ममालिक में शामिल होने की वजह से हकीकत में एक चैलेंज है। फासिल फ्यूल्स के बरअक्स काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे हवा, पानी, शमसी तबकारी और ज़मीन की गर्मी को इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज और इससे पैदा होने वाले नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए अदालती हिदायत के बरक्स खोली जाने वाली 84 फैक्ट्रियों को दोबारा सरपमुहर करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत LDA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 84 फैक्ट्रियां अदालती हुक्म पर सील हुई थी, जिन्हें माहौलियात ट्रिब्यूनल ने डी सील कर दिया है, जबकि जिला ननकाना में फसलों की बाकियात जलाने पर जिम्मेदार अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। मारूफ नावल निगार अख्तर रजा सलीमी का तीसरा नावल लवाख मंजर-ए-आम पर आ गया है। अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद में नावल की तकरीब रुनुमाई की सदारत मुमताज़ शायर इफ्तिखार आरिफ ने की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि लवाख अपनी नौइयत का मुनफरद नावल है। तारीखी नावल ना होने के बावजूद इसे तारीख से अलग नहीं किया जा सकता। नावल की कहानी मरी और बालाकोट के इलाकों में अंग्रेजी दौर में उठने वाली आज़ादी की तहरीकों के गिर्द घूमती है। 18वीं सदी के मंजरनामे की मौजूदगी के बावजूद इसे जदीद हिस्सियात के साथ लिखा गया है। नावल में इस खत्ते की रसूम और रवाज, जोग्राफियाई और तारीखी सूरत हाल का नक्शा भी नहायत उम्दगी से खींचा गया है। और इस्लामाबाद कस्टम्स ने गोलड़ा मोड़ पर खुफिया नाकाबंदी पर 5,500 से ज्यादा स्मगल शुदा मोबाइल फोन की खेप पकड़ ली। कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद आसिफ हरगन की हिदायत पर एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने खुफिया नाकाबंदी की थी। मोबाइल फोन्स की मालियत 5 करोड़ बताई जा रही है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल जज कस्टम्स की हिदायत ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली से निगरान वफाकी वजीर इंसानी हुकूक खलील जौश ने पेशावर में मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर से अफगान महाजरीन के बाइज्जत वापसी में इंसानी हुकूक के तमाम तकाज़ों को पूरा करने पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने कहा कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से पुरअमन और मुहज़्ज़ब मुआशरे का क़याम मुमकिन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा किया और शहरियों की शिकायत सुनी। इस मौके पर वज़ीर आला ने IG पुलिस को खिदमत मरकज 24 घंटे फाल रखने की हिदायत देते हुए कहा कि काउंटर्स पर अमले की तादाद में इजाफा किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों की शिकायत का इजाला तरजीही बुनियादों पर करने के साथ गार्डन टाउन में कायम पुलिस खिदमत मरकज को भी 24 घंटे खुला रखा जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में जारी 3 तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। उन्होंने वॉल्टन रोड और ADA नाले की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन, कैवलरी अंडरपास और सेंटर पॉइंट द वॉल्टन रोड CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पूरे वॉल्टन रोड का मुआयना किया और तामीराती सरगर्मियों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत और इस मनसूबे को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कैवलरी अंडरपास के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया और अंडरपास की छत पर कंक्रीट और अतराफ की रोड पर स्फाल्ट के काम का मुआयना किया। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के दौरे के दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे की लैंडस्केपिंग की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रिटायर्ड जस्टिस सैयद अरशद हुसैन ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि वो बिजली पैदा करने के लिए फौरी मनसूबे तैयार करें। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत पीटो की पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सूबे में पन बिजली में जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने और आइंदा चंद माह में नुमाया पेशरफ्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इजलास को पीटो के CEO और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के लिए मुजवज़ा सर्विस रूल्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत कराची के रिहायशी इलाकों मार्टन, जहांगीर और पाकिस्तान क्वार्टर से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने मुतालिका हुक्काम को मुकम्मल सर्वे करने और अराजी का मामला वफाकी हुकूमत के साथ तय करने की हिदायत की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि यहाँ के मकीनों की ज़िंदगी बेहतर और पुरआसाइश हो। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि जहांगीर क्वार्टर्स की खाली अराजी पर कम कीमत हाउसिंग के तहत टावर बनाने के लिए लाहे अमल भी मुरतब किया जाए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने महकमा पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के मुश्तरका इजलास की सदारत करते हुए पीर को वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फंड के इजरा की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मंसूबे को रवां साल के आखिर तक मुकम्मल किया जाए और तरक्याती मंसूबों में बेहतर तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने खुशदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम किए। इस सिलसिले में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है।
انہوں نے مزید کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق کے ذریعے سے ہی ہمارے نوجوان ترقی کر سکتے ہیں۔ گورنر بلوچستان نے بلوچستان میں جاری تعلیمی اصلاحات سے متعلق اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے طلباء پر زور دیا کہ وہ بھی محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوار میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ چند مقامات پر اعلیٰ باری کی بھی توقع ہے۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور سموک کا امکان ہے۔ اب بات کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی، جو کہ کچھ یوں رہی۔ لہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سکردو میں -5، گلگت اور سری نگر -2، جبکہ اننت ناگ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 6، لاہور 11، کراچی 17، پشاور میں 6، جبکہ کوئٹہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔